अब जो नेक्स्ट और मोस्ट अब जो नेक्स्ट हम हार्मोन पढ़ेंगे, जो मोस्ट हार्मोन है अपने लिए, एग्जाम के लिए भी मोस्ट है ये, वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हम पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों की बात कर रहे हैं। तो ये जो 8 नंबर का हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो देखो दोस्तों, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बहुत ही उपयोगी हार्मोन है। तो वो कैसे है, इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं हम पिटोसिन। इसका जो दूसरे नाम की हम बात करें इसको क्या बोल सकते हैं हम, तो इसका दूसरा नाम है पिटोसिन, पिटोसिन हार्मोन। तो दूसरा नाम है इसका पिटोसिन, इसको पिटोसिन भी कहा जाता है। तो अब ये जो हार्मोन है तो इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन। तो दोस्तों प्रसव पीड़ा हार्मोन कहने का रीजन क्या है, वो देखो, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है कि जो प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करता है, ये प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करने के कारण इसको क्या बोला गया है, प्रसव पीड़ा हार्मोन। और इस हार्मोन को लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन, लव हार्मोन। अब लव हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये माता का जो बच्चों के प्रति प्रेम है उसको जागृत करवाता, मतलब उसको एक प्रेम को बढ़ाता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। लव हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम को बढ़ाता है, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। और ये जो हार्मोन है इसको जनन सहायक हार्मोन भी बोला जाता है। इसको देखो, जन्म सहायक हार्मोन, इसको जन्म सहायक हार्मोन भी बोला जाता है। अब जनन सहायक हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये गर्भाशय और जो योनि की मांसपेशियां है उसमें अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है। जब भी बच्चा मतलब पैदा होता है तब ये क्या करता है, गर्भाशय और योनि की जो मांसपेशियां है उसमें अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जन्म सहायक हार्मोन। और इसका जो, इसको हम दुग्ध हार्मोन भी कह सकते हैं, दुग्ध हार्मोन, दुग्ध हार्मोन। क्योंकि ये जो दूध ग्रंथियां है, दुग्ध जो ग्रंथियां है उसमें क्या करता है, दूध का निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, दुग्ध हार्मोन। किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और जो लास्ट जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एडीएच, एडीएच हार्मोन। अब एडीएच की बात करें तो एडीएच का जो फुल फॉर्म है वो है, ए का मतलब एंटी, ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डाई, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक, एच का मतलब हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम क्या बोल सकते हैं, या वेसोप्रिन, इसको हम बोल सकते हैं वेसोप्रोसिन, सॉरी वेसोप्रोसिन, इसको हम बोल सकते हैं वेसोप्रोसिन। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये जो शरीर में जल और जो लवण है उसका क्या करता है, संतुलन करता है। तो शरीर में किसका, जल व लवण का संतुलन। तो इसका क्या काम है, जल व लवण का संतुलन करना, संतुलन करना। तो ये जल और लवण का संतुलन करता है। और जो जल के निष्कासन की जो दर है उसको क्या करता है, धीमा करता है। तो ये क्या करता है, जल निष्कासन की दर को, जल निष्कासन की दर को धीमा करता है, स्लो करता है।
अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए। तो जो रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उनमें क्या होता है, इस हार्मोन की अधिकता पाई जाती है। तो देखो, ये जल निष्कासन की दर को धीमा करता है। तो जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर है, रेगिस्तान के जो जानवर है, तो उसमें क्या होगी, इसकी अधिकता होगी। एडीएच की क्या होगी, एडीएच की अधिकता होगी। अब इसकी और भी ज्यादा अधिकता हो जाएगी एडीएच की, रेगिस्तान वाले जो जानवर है, एनिमल्स है, उनमें तो अधिकता ज्यादा होने के कारण ये जो जल निष्कासन की दर है, तो उनमें जो जल निष्कासन की दर क्या हो जाएगी, और भी धीमी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, इनका जो जीवन है, तो इनको जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है इनको, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम बात करें रेगिस्तान में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू पाया जाता है, एग्जाम्पल देखें तो जो कंगारू है उसमें क्या है, एडीएच की अधिकता होती है, और एडीएच की अधिकता होने के कारण जो जल निष्कासन की दर है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही धीमी हो जाएगी। तो एक तो कंगारू हो गया, और एक जो चूहा है वो, चूहे में भी एडीएच की अधिकता पाई जाती है, इसलिए चूहा पानी नहीं पीता है। चूहा है वो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता, इसीलिए। और यदि इस हार्मोन की कमी देखेंगे, भाई किससे ये हार्मोन की कमी, इसमें कमी हो जाए, किस व्यक्ति में इसकी हार्मोन की कमी, तो ये कमी होने का रीजन ये है कि यदि लंबे समय तक अल्कोहल, कॉफी और जो चाय है इसका सेवन करने से इसकी कमी हो सकती है। तो कमी की बात करें तो कमी होने का रीजन क्या है, लंबे समय तक अल्कोहल, अल्कोहल, कॉफी और चाय का सेवन, तो इससे क्या हो सकती है, एडीएच की कमी। अब देखो दोस्तों, ये अपने हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है वो कंप्लीट हुए। अब जो हम अपना जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे उसकी बात करें, मतलब जो नेक्स्ट जो ग्रंथि है उसकी बात करेंगे, वो है अपने पास में नेक्स्ट ग्रंथि की बात करें, हमने दो ग्रंथि पढ़ ली, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अब जो हम ग्रंथि पढ़ेंगे वो अपनी रहेगी थर्ड नंबर पे, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या आउटू, इसका दूसरा नाम है आउटू। आप थायराइड ग्रंथि की बात करें तो देखो दोस्तों, अपने थायराइड के बारे में, थायराइड रोग के बारे में आपने सुना है, तो सबको मोस्टली पता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में स्थित होती है। अब थायराइड ग्रंथि के यदि हम आकार की बात करें तो इसका आकार है वो अंग्रेजी की जो वर्णमाला का जो एच है अक्षर, उसका जैसा होता है। तो देखो दोस्तों, तो ये हो गई थायराइड ग्रंथि। तो अब ये थायराइड ग्रंथि है, ये कहाँ स्थित होती है, गले में, गले में स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। अब आकार की हम बात करें तो आकार अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार का जैसा, एच आकार, या हम क्या बोल सकते, कैसा है ये, तितली के आकार का, तितली के आकार। तो इसके आकार की बात करें या तो अंग्रेजी का वर्णमाला का एच का जैसा है, या तितली के आकार की, थायराइड ग्रंथि। अब जो थायराइड ग्रंथि में आगे हम देखें कि इसका जो क्या काम है वो देखें, तो ये क्या है कि यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, जो क्या कर, जिसमें क्या है कि जो सभी जो हार्मोन है इसमें पाए जाने वाले वो सब क्या रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एकमात्र ऐसी, ये जो थायराइड है ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके सभी जो हार्मोन है वो क्या रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, एकमात्र ऐसी ग्रंथि जिसके सभी हार्मोन क्या है, सभी हार्मोन
निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था। इसके सभी हार्मोन क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और ये जो है ये हार्मोन स्त्रवण के साथ में हार्मोनों का जो संग्रहण है उसका भी क्या करती है, कार्य। तो कार्य की बात करें तो क्या कार्य होगा इसका, ये जो हार्मोन स्त्रवण और संग्रहण, हार्मोन का क्या करती है, ये थायराइड ग्रंथि स्त्रवण करती है और संग्रहण करती है। अब इसके भार की बात करें कि इसका भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 25 से 30 ग्राम। तो इसका भार होता है 25 से लेकर 30 ग्राम तक, भार हो गया 25 से 30 ग्राम। और ये जो ग्रंथि है, हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और हमने थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट इससे पहले हमने पढ़ा था शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि थी, और ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये शरीर की क्या है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखो ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे निकलने वाले जो हार्मोन है उसके बारे में यदि हम पढ़ें, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है वो उसकी बात करें तो थायराइड इससे निकलने वाले जो हार्मोन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है, नाम से पता चल रहा है आपको, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो दोस्तों, जो थायरोक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण है वो 2 रासायनिक पदार्थों से होता है। इसके संश्लेषण की बात करें तो ये क्या है, 2 रासायनिक पदार्थों से होता है। तो इसका जो संश्लेषण है, संश्लेषण 2 रासायनिक पदार्थों द्वारा, इसका संश्लेषण 2 रासायनिक पदार्थों से होता है। वो 2 रासायनिक पदार्थ हैं अपने पास में, एक तो है T3, एक तो है T3 और एक है T4, T3 और T4। अब T3 की बात करें तो इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इसका नाम है ट्राई, तीन है ये, तो 3 को क्या बोलेंगे हम, ट्राई। तो ट्राई आयोडो, क्योंकि ये आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि में जो मोस्टली देखते हैं, तो आयोडीन की कमी से ही ये रोग होता है थायराइड ग्रंथि में। तो देखो ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो अब ये है, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। अब देखो यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो इस कमी के कारण जो ये थायराइड ग्रंथि है ये क्या होती है, फूल जाती है। तो इसको थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण देखो इसमें क्या होगा, ये फूल जाएगी। तो देखो ये ग्रंथि का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, ऐसे फुला हुआ ऐसे। तो ये क्या हो गई, थायराइड ग्रंथि फूल गई। किसके कारण, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, मतलब आयोडीन की कमी हो गई, तो इससे क्या हो गया, ये थायराइड ग्रंथि फूल गई, इसमें सोलिविंग आ गई, सूजन आ गई। अब देखो दोस्तों, जो T3 है वो T3 क्या है,
ये T4 की तुलना में क्या है, अधिक शक्तिशाली है। ये T3 क्या है, ज्यादा शक्तिशाली किसकी तुलना में, T4 की तुलना में। तो क्या है, T3 T4 की तुलना में क्या है, अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली है। अब हम अब थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके संश्लेषण की बात करें तो ये कैसे संश्लेषित होता है। तो ये आयोडीन है उससे क्या होता है, ये संश्लेषण इसका होता है। तो इसका संश्लेषण किससे होगा, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की बात करें तो किससे होगा, आयोडीन से। संश्लेषण किससे होगा, आयोडीन से। अब आयोडीन की यदि शरीर में कमी रही तो इसका थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, मतलब ये कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाएगी। तो ये हो गया इसके संश्लेषण के बारे में। अब हम जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें जो इसके लिए पढ़े कि आयोडीन रक्त में कितना होना चाहिए उसकी अपन बात करें तो जो 100 ml ब्लड है, 100 ml, एम का मतलब मिली, एल का मतलब लीटर, तो 100 ml रुधिर है, ब्लड है, तो 100 ml रुधिर में कितना आयोडीन होना चाहिए, 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम आयोडीन मतलब होता है, आयोडीन होता है। तो 100 ml रुधिर में 0.3 ग्राम आयोडीन होता है। अब देखो दोस्तों, यदि हम ये थायरोक्सिन हार्मोन इसका संश्लेषण करवाएं शरीर में तो इसके लिए आयोडीन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इस आवश्यकता के लिए क्या होगा कि 120 माइक्रोग्राम जो आयोडीन है उसका क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन सेवन करना पड़ेगा। तो 120 माइक्रोग्राम आयोडीन के सेवन करना पड़ेगा प्रतिदिन। तो इससे क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, संश्लेषित हो जाएगा, मतलब इसका संश्लेषण हो जाएगा। तो ये हुआ थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब देखो यहाँ ये आया माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। और यहाँ जो मिली आया है, मिली की बात करें तो इसका मतलब 10 की पावर -3। ठीक है दोस्तों, अब हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात करें। अब अपना पॉइंट रहेगा थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो अब कार्य की बात करें तो एक सबसे पहले हम देखें कार्य में, तो ये क्या करता है, जो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एमसी है उसका क्या करता है, नियंत्रण। मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी का नियंत्रण, महिलाओं में जो एमसी का नियंत्रण कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो एमसी का नियंत्रण। सेकंड जो इसका कार्य हम देखें तो ये क्या करता है कि ये जो हार्मोन है इसके प्रभाव से क्या होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके प्रभाव से थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसके प्रभाव से जो हार्ट की रेट है, हृदय गति है, बढ़ जाती है वो। और जो नेक्स्ट जो इसका कार्य है तो इससे क्या होता है, इस हार्मोन के प्रभाव से रक्त का दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाता है इसके प्रभाव से।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका कार्य है वो क्या है कि जो शारीरिक और मानसिक और जो जननिक वृद्धि है उसमें क्या है, ये सहायता करता है। तो शारीरिक शारीरिक मानसिक व जननिक वृद्धि, जो जननिक अंग है, जनन अंग है, उनकी वृद्धि करता है ये थायरोक्सिन हार्मोन, और मानसिक वृद्धि करता है और शारीरिक वृद्धि करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। और इसका जो और भी कार्य है, एक तो देखो इसमें जो आरबीसी है इसके निर्माण की दर बढ़ाता है, ये आरबीसी के निर्माण की दर बढ़ाता है। इसके प्रभाव से क्या होगा, आरबीसी के निर्माण की दरें बढ़ जाती है। और ये जो हार्मोन है इसके जो और भी कार्य है, ये जैसे पाचन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, और जैसे और जो नेक्स्ट हम देखें इसका कार्य तो क्या है, अब ये है हार्मोन, तो ये क्या करेगा, जैसे पाचन की क्रियाशीलता बढ़ाता है, और ये जो यदि इसका प्रभाव ज्यादा हो जाए इस हार्मोन का, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो इसके प्रभाव से क्या हो जाता है, इसके प्रभाव से मतलब इसके दिक्कता से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका जो प्रभाव, इससे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ जाती है। और जैसे और भी काफी कार्य हैं इसके, जैसे जो माइलिन शीट है, जो तंत्रिका कोशिका में माइलिन शीट पाई जाती है का संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो उपापचय है इसका नियंत्रण करता है। और भी कार्य है इसके, लेकिन ये जो मेन कार्य है वो हो गए 6 कार्य। अब देखो इस हार्मोन की कमी से जो रोग है वो देखते हैं कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी यदि कमी हो जाए शरीर में, कमी से होने वाले रोग, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, और अधिकता से होने वाले रोग भी देखेंगे। तो देखो कमी से देखते हैं सबसे पहले कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों, यदि इस हार्मोन की कमी बाल्यावस्था में हो जाए, बाल्यावस्था में यदि इसकी कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जड़ मानवता, जिसका नाम है क्रिटेनिज्म। तो बाल्यावस्था में यदि इसकी कमी हो, बचपन में यदि इसकी कमी हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की बाल्यावस्था में, तो एक रोग हो जाता है जड़ मानवता, जिसको बोलते हैं क्रिटेनिज्म बोलते हैं इसको, जड़ मानवता। अब इसमें क्या होता है जड़ मानवता में, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, जड़ मानवता। तो जड़ मानवता में क्या होता है, तो मंद बुद्धि, इसके जो लक्षण है, एक तो मंद बुद्धि, एक बौनापन, पेट बाहर निकला हुआ रहना, जो बच्चा उसका पेट बाहर निकला हुआ रहता है, और जो उसके जनन अंग होते हैं वो भी आधे विकसित होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्ध जनन अंग विकसित। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो बच्चे होते हैं उसमें जो जनन अंग होते हैं वो भी आधे ही विकसित होते हैं। यदि इसकी कमी वयस्क में हो जाए, तो वयस्क में यदि इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण रोग होता है मिक्सीडिया,
तो वयस्क में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है मिक्सिडिया। मिक्सिडिया, इस मिक्सिडिया में देखें तो इसमें क्या होता है, एक तो भार बढ़ जाता है, एक होता है बीएमआर। वो बीएमआर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आधारीय उपापचय दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ना। और भार बढ़ने से भार कब बढ़ता है, जब क्या बढ़े, वसा बढ़े शरीर में। तो वसी ऊतकों का क्या हो गया, वसी ऊतकों का निर्माण, ऊतकों निर्माण। तो ये हो गई थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। अब हम देखें इनकी अधिकता से होने वाला रोग। तो अधिकता से देखें तो इसकी अधिकता से क्या होगा दोस्तों, यदि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो ये यदि बाल्यावस्था में इसकी अधिकता हो जाए, बाल्यावस्था में हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेव रोग, ग्रेव रोग। तो बाल्यावस्था में अधिकता से ग्रेव रोग। अब ग्रेव रोग में क्या है कि जो पुतलियां होती है आंखों की, उसके नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है और नेत्र गोलक बढ़ जाते हैं, और जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है, डरावनी हो जाती है, और दृष्टि कैसे हो जाती है, तिरछी। तो इसके ग्रेव रोग, इसके क्या लक्षण है, एक तो श्लेष्मा का जमाव होना पुतली के नीचे, पुतली के नीचे श्लेष्मा का जमाव, और जो गोलक का आकार है, सॉरी जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक है वो बढ़ जाते हैं, नेत्र गोलक बढ़ जाते हैं। अब नेत्र गोलक बढ़ जाने के कारण दृष्टि कैसी हो जाएगी, दृष्टि कैसी हो गई, डरावनी। इस कारण दृष्टि कैसी हो गई, डरावनी और तिरछी। तो दृष्टि डरावनी और तिरछी हो गई। अब यदि इसकी कमी वयस्क में हो, जो एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, उनमें यदि इसकी कमी हो, तो एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लूमर रोग, उसको बोलते हैं प्लूमर रोग। अब प्लूमर रोग है, उसमें क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है, ये इसका उल्टा हो जाता है। देखो क्या होगा इस रोग में, इसमें तो बीएमआर की कमी हुई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीएमआर की वृद्धि। तो बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है बीएमआर, इसमें वृद्धि। अब बीएमआर में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, भार में क्या हो जाएगी, कमी। तो भार में क्या हो गई, कमी, भार में क्या हो गई, कमी। और अब भार में यदि कमी हो गई तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, दुबला पतला, दुबला पतला। तो ये हुआ थायरोक्सिन हार्मोन का अध्ययन कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों।